हेलो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन के आगे का भाग देखेंगे। हमने राष्ट्रीय आंदोलन शुरू तो कर दिया था, पर हमने प्रमुख रूप से उसमें कुछ शुरुआत की पार्टियां बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, और मुख्यतः हमने कांग्रेस की बात करी थी। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण। राष्ट्रीय आंदोलन का जो सबसे बड़ा उदय का कारण अंग्रेज स्वयं थे, जिनके खिलाफ ये आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। अंग्रेजों के दोनों पहलू थे, सकारात्मक और नकारात्मक। इन दोनों पहलुओं ने राष्ट्रीय आंदोलन का प्रादुर्भाव किया। कैसे, अब हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं अंग्रेजों का सकारात्मक प्रभाव क्या रहा। राजनीतिक एकरूपता आई, प्रशासनिक एकरूपता आई, प्रशासन की निर्व्यक्तिकता परिलक्षित होने लगी थी, शिक्षा का प्रसार होने लगा था, यातायात और संचार के साधन भारत में आए थे, समाचार पत्र और पुस्तकें आदि प्रकाशित होने लगी थी। तो इन सब कारणों ने लोगों में राजनीतिक जागरण पैदा किया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। इसी प्रकार नकारात्मक प्रभाव ने भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया। कैसे, उनकी साम्राज्यवादी नीति से असंतुष्ट थे, नस्लीय भेदभाव से असंतुष्ट थे, ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार था, वो धर्म बदलवाते थे लोगों का, आर्थिक शोषण था अंग्रेज़ों द्वारा। ऐसे ही लिट्टन जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आया था, प्रेस को दबाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म करने के लिए, शस्त्र अधिनियम, आईसीएस की आयु कम की गई थी, इल्बर्ट बिल विवाद, तो ये सब इन चीज़ों ने नकारात्मक प्रभाव डाला, पर राष्ट्रीय आंदोलन को इनसे भी गति मिली। और बाकी जो कारण है राष्ट्रीय आंदोलन के, 1857 की क्रांति सबसे बड़ा कारण रहा, धर्म और समाज सुधार आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना और वैश्विक राष्ट्रवाद, जैसे इटली, जर्मनी आदि में भी 1870 ईस्वी में राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी थी। अब हम देखते हैं कि इसका विकास किस प्रकार हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के चरण क्या रहे। तो इसका प्रथम चरण इसका माना जाता है 1885 से 1905 तक, और इस प्रथम चरण में कांग्रेस के नरम दल का प्रभाव रहता था। और इस नरम दल के जो मुख्य नेता थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। अभी नरमपंथियों की विचारधारा क्या थी कि एक तो ये अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, अंग्रेज़ों के शासन को ये देवीय वरदान मानते थे, और ये मानते थे कि भारतीय जनता में अभी राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सकता। भारतीयों का शैक्षिक विकास किया जाना चाहिए, ये मानते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, सम्मेलन आदि के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के ये समर्थक थे। तो अब हम राष्ट्रीय आंदोलन में इन नरमपंथियों का योगदान देखते हैं कि एक तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया था और उसे संगठित किया था, और इनकी नरम विचारधारा के कारण, यानी ये उग्र नहीं करते थे, तो ये अंग्रेज़ों के दमन से भी इस आंदोलन को बचाने में सफल रहे। इन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत को लोकप्रिय किया। जैसा कि अंग्रेज भारत से धन लूटकर अपने वहाँ पहुँचा रहे थे, उसके कई अलग अलग माध्यम थे, तो उसको इन्होंने उजागर किया। राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया, सभी लोग इसमें जुड़े, सभी धर्मों के लोग। इनके कारण अंग्रेज़ों को भारत में कई सुधार करने पड़े, जैसे 1886 का लोक सेवा आयोग, 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1896 का व्यय सुधार आयोग, जो कि वेलबाई आयोग था, वेलबाई की अध्यक्षता में। तो इस प्रकार हम प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रवाद का चरण कह सकते हैं। अब इन नरमपंथियों में कुछ कमियां भी थी, जैसे कि ये अंग्रेजी शासन के वास्तविक स्वरूप को उजागर नहीं कर पाए थे, राष्ट्रीय आंदोलन को ये जन आंदोलन नहीं बना पाए थे। इनकी अधिकतर मांगे उच्च वर्ग से संबंधित होती थी, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग से इनका कुछ खास लेना देना नहीं होता था। नरमपंथियों का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान अंशकालिक होता था, ये समय समय पर अधिवेशन करते थे, बाकी समय में शांत बैठे रहते थे। इनकी अनुनय विनय की नीति, या हम कहें कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति से युवा वर्ग, तब का युवा वर्ग निराश था। अब आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण, ये माना जाता है 1905 से 1919 तक, और इस चरण में गर्मपंथियों का प्रभाव अधिक था, जिसके मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। मुख्यतः लाल बाल पाल को इस नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं इन गर्मपंथियों के उदय के क्या कारण रहे, कि
कि एक तो ये नरमपंथियों की जो नीतियां थी उनसे असंतुष्ट थे, फिर भारत में तभी अकाल और प्लेग की स्थिति और थी और ब्रिटिश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर कर्जन की जो नीतियां थी उनके खिलाफ भारतीयों में गुस्सा था। कर्जन की नीति जैसे बंगाल विभाजन, विश्वविद्यालय आयोग, और फिर इस समय पूरे विश्व में उग्र राष्ट्रवाद की लहर थी। जिस तो विश्व की बहुत सारी घटनाओं ने भारतीयों को प्रभावित किया था, जैसे 1895 की जापान की चीन पर जीत, 1896 में इथियोपिया की इटली पर जीत, 1905 में जापान की रूस पर जीत, बोअर विद्रोह जो कि डच किसान विद्रोह था, और धर्म जो सुधार आंदोलन भी उस समय चला था जिसमें प्राचीन भारत का गौरवगान किया गया था, जिससे भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ा था। अब हम देखेंगे कि इन गर्मपंथियों की विचारधारा क्या थी। कि ब्रिटिश शासन जो था वो साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक प्रकृति का है। ये भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उत्तरदायित्व देने से ही उत्तरदायित्व की क्षमताएं विकसित होती हैं। जब तक उत्तरदायित्व ही नहीं दिया जाएगा तो उत्तरदायित्व की क्षमताएं कैसे विकसित होंगी। राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए, हड़ताल, जुलूस आदि का सहारा लिया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे गर्मपंथियों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा। पहला तो ये कि इन्होंने अंग्रेजों के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया जो कि नरमपंथी नहीं कर पाए थे। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। फिर विदेशी वस्तुओं का जब बहिष्कार हुआ तो हमारे जो स्वदेशी उद्योग धंधे थे, लघु कुटीर उद्योग थे, उनको फ़ायदा हुआ। इसी प्रकार स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई जिससे समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ, स्वदेशी शिक्षा का प्रसार हुआ। और इन्होंने व्यक्तिगत और त्याग की और बलिदान का उदाहरण पेश किया, जैसे कि तिलक पहले राजनेता थे जो कि पहली बार जेल गए थे। अब गर्मपंथियों की कुछ कमियां भी थी, उनका भी हम जिक्र कर लेते हैं। कि एक तो इनका अतिवादी रवैया था और इनके अतिवादी रवैये के कारण कांग्रेस में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल बन गए और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को मौका मिल गया और उन्होंने आंदोलन का दमन कर दिया। फिर इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया जिससे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नुकसान पहुंचा। इन्होंने अंग्रेजों की आलोचना के बजाय नरमपंथियों की आलोचना में अत्यधिक ध्यान दिया और गर्मपंथी भी आपस में संगठित नहीं थे, इनमें भी मतभेद था। तो इस प्रकार ये नरमपंथी और गर्मपंथियों का काल रहा। अब हम उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में विचार करते हैं, बंगाल विभाजन, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी गति दी थी। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की और फिर 7 अगस्त को इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में एक बहुत बड़ी सभा को इस संबंध में संबोधित किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया और उसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर बंगाल में लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी, गीत गाए गए। तो बंगाल विभाजन के दौरान जो मुख्य गीत गाए गए, वंदे मातरम जो कि अब राष्ट्रीय गीत है, अमार सोनार बांग्ला। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन को आसमान से वज्रपात कहा था। कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी नामक समाचार पत्र में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया। अश्विन कुमार दत्त जो कि 12 साल के अध्यापक थे, उन्होंने एक स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की और एक स्वदेशी नामक समाचार पत्र निकाला जिसके द्वारा उन्होंने जन जागरण किया। अवनींद्र नाथ टैगोर ने स्वदेशी चित्रकारी प्रारंभ की और इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। ये संस्था छात्रवृत्ति देने का कार्य करती थी और इस संस्था के द्वारा नंदलाल बोस को पहली बार छात्रवृत्ति दी गई। पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना की। गुरदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। अरविंद घोष ने कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के अलावा देश के अन्य भागों में भी हुआ, जैसे दिल्ली में इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव ने किया, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किया। हालांकि स्वदेशी आंदोलन को लेकर नरम दल और गरम दल में मतभेद भी हो गए थे। क्यों? क्योंकि जो नरम दल था वो स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखना चाहता था और केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के पक्ष में ही था, जबकि जो गरम दल था वो स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहता था और ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करना चाहता था। तो इस प्रकार 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो गया और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचल दिया गया।
तिलक पर राजद्रोह की धारा 124A लगाकर उसे 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई और उसे बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। अब हम देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या रहा। तो ये भारत का पहला जन आंदोलन बना जिसमें भारत के सभी लोगों ने भाग लिया और एक बंगाल विभाजन जैसे क्षेत्रीय मुद्दे से प्रारंभ हुआ लेकिन पूरे देश में फैल गया। स्वदेशी अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से हमारे स्वदेशी उद्योग धंधों को फ़ायदा हुआ। अनेक स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिला। स्वदेशी अपनाने और विदेशी बहिष्कार जैसे उपकरण गांधी जी के असहयोग आंदोलन में काम आए और आंदोलन के दबाव के कारण ही ब्रिटिश सरकार को 1909 ईस्वी में सुधार करने पड़े। तो इस प्रकार आज हमने राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करी। अब 1909 के जो हम सुधार है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।